The world is changed by your example, not by your opinion. आप जो चीज़ बदलना चाहते हैं, आपको खुद वो चीज़ पहले करनी पड़ेगी, वरना आपका जो ओपिनियन है उससे ये दुनिया नहीं बदलेगी। अगर आप जो कहते हैं वो करते हैं और करके दिखाते हैं तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे। आज 21 अगस्त 2021 है, दिन है सैटरडे। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। कोर्स के इंटरेस्टिंग फीचर्स, डेमो वीडियोस, सब्जेक्ट्स, प्राइज, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको दो सोर्सेज के ऊपर से मिल जाएगी। एक है हमारा पोर्टल यानी कि हमारी वेबसाइट study.iq.com और एक है हमारा मोबाइल ऐप। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी IQ सर्च कीजिए, आपको हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा। आज ही डाउनलोड करें स्टडी IQ का मोबाइल ऐप। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 3 इंटरेस्टिंग आर्टिकल। टू ब्रेक द पॉवर्टी साइकिल, इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी चीज़ों के साथ खास करके एजुकेशन, खास करके कैसे, कौन सी ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हम जो गरीब बच्चे हैं उनको स्किल प्रोवाइड कर सकें, उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर सकें, उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें। बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। रीबूट टू रिसेट, ये इंडिया और यूएसए के ट्रेड रिलेशन के ऊपर लिखा गया एक आर्टिकल है। और लास्ट में हम बात करेंगे फेथ एंड मैरिज, ये जो एक ट्रेंड चल रहा है, इंटर कम्युनिटी मैरिज, हिंदू मुस्लिम या फिर हिंदू क्रिश्चियन या फिर जो भी कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन के मैरिजेस जो हैं उसको लेकर कुछ राज्यों ने कुछ लॉज, कुछ नए बिल पास किए हैं और कुछ नए कानून लॉन्च किए हैं। तो ये क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आर्टिकल। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है और ये लिखा है देवी शेट्टी साहब ने। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको याद होगा, उनको पता भी है कि देवी शेट्टी साहब जो हैं वो एक कार्डियक सर्जन हैं और नारायण हेल्थ के चेयरमैन भी हैं, फाउंडर भी हैं। और उन्होंने कोविड को लेकर काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखे थे। उन्होंने थर्ड वेव के बारे में लिखा था। आपको याद दिला दूं कि थर्ड वेव में सबसे ज़्यादा बच्चे प्रभावित होंगे, कैसे आज से ही हमें थर्ड वेव के लिए हमारी जो हॉस्पिटल्स हैं उनको तैयार करना होगा, कैसे पेरेंट्स जो हैं, यंग पेरेंट्स जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो पेरेंट्स को वैक्सीनेट करना, दोनों डोजेस उनको मिल जाए, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देवी शेट्टी साहब के आर्टिकल में से समझी हैं। आज का उनका जो आर्टिकल है, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन के बारे में है। एजुकेशन एक गारंटीड टिकट है। अगर कोई एक गरीब परिवार है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, आई एम श्योर आप भी अपने रिश्तेदारों को पूछेंगे एंड इफ़ यूल फाइंड आउट, अगर आप थोड़ी बहुत इंक्वायरी करेंगे अपने ही रिश्तेदारों में, अपने ही दोस्तों के और उनके रिश्तेदारों में, देन यू विल फाइंड कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि एक परिवार जो था वो बहुत ही गरीब था, ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ज़मीन थी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। एजुकेशन, एक परिवार के मेंबर को एजुकेशन मिल गई और उसने पूरे परिवार को जो है वो संभाल लिया, और फिर नेक्स्ट जनरेशन और उसके बाद की जनरेशन, और फिर पता ही नहीं चलता कि ये परिवार जो है उसकी स्टार्टिंग कुछ ऐसी हुई होगी। तो एजुकेशन इज़ डेफिनेटली अ गारंटीड टिकट टू राइज फ्रॉम पॉवर्टी। कई लोग ये समझते हैं कि एजुकेशन मिलने से आप मुकेश अंबानी के साथ कंपेयर करते हैं, बिल गेट्स के साथ कंपेयर करते हैं कि आपने इतनी डिग्रीज अचीव कर ली तो क्या आप मुकेश अंबानी बन गए, क्या आपके पास रतन टाटा जितना पैसा है। ये एक बहुत ही नेगेटिव व्यू पॉइंट है। द थिंग इज़ कि अगर आपने प्रॉपर एजुकेशन हासिल कर ली है, अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप कर ली है, तो आप भीख नहीं मांगेंगे, आप किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, आप किसी सोसाइटी या फिर देश के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। इनफैक्ट यू विल बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग। आप भले ही मुकेश अंबानी जितनी वेल्थ जनरेट ना हो, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स टोटली फाइन, इट्स टोटली नॉर्मल, लेकिन एटलीस्ट आप अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, आप अपने अगर वाइफ हैं या फिर हस्बैंड है तो उनको सपोर्ट कर पा रहे हैं, अपने पेरेंट्स को देखभाल कर पा रहे हैं, अपने बच्चे को एजुकेशन एक्सेट्रा की देखभाल कर रहे हैं, तो दिस इज़ ए वेरी गुड लाइफ। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर साल आप फॉरेन टूर के लिए जाएं तो ही आप सक्सेसफुल हैं। सक्सेस की ऐसी कोई डेफिनेशन, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। तो
डेफिनेटली एजुकेशन जो है वो आपको गरीबी में से तो बाहर निकाल देगी ही। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब हमें पता है कि हमारे देश में आज भी करोड़ों की संख्या में है, उस टाइम पर रेशियो जो था वो बहुत ज़्यादा था, 80% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो बहुत ही गरीब थे। और कास्ट सिस्टम जो आज भी हमारे देश में चल रही है, तो आज भी बहुत सारी ऐसी कास्ट्स हैं जिनको हम कहते हैं बैकवर्ड कास्ट, क्योंकि आज भी वो एनवायरनमेंट, वो अगर आप देखें तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनके पास वो एजुकेशन वो नहीं है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट प्रोवाइड करें, एक हैंड होल्डिंग जिसको कहते हैं, कि आपने थोड़ा उनका हाथ पकड़ लिया, थोड़ी उनकी मदद कर दी, तो वो जो एक डिफ़िकल्ट मोड है उसको क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद आप उनको उसके बाद उनकी खुद की एक स्पीड रहेगी, वो खुद अपने पैरों पर चलने लगेंगे। तो रिजर्वेशन की वजह से भी एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमें हमारे देश में ओवरऑल अगर हम देखें तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। हावेवर 100 million households of laborers were left out of this big story। आज भी बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिला है, जिनको रिजर्वेशन जो है वो एजुकेशन नहीं दिला पाया है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, डॉक्टर देवी शेट्टी जो हैं उनके फादर भी एक माइग्रेंट लेबर थे। वो भी उडुपी को छोड़कर फिर मुंबई आए और मुंबई में सेटल हुए और उनके पास वेल्थ जनरेट हुई, और वो अपने कुछ 9 बच्चे हैं, उसमें से एक हैं देवी शेट्टी साहब, तो उनको सारी एजुकेशन और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की, और आज देवी शेट्टी साहब जो है बहुत बड़ी हॉस्पिटल चलाते हैं और यहाँ तक पहुँच गए। तो दिस इज़ अगेन ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। उनके ही जीवन को अगर देखें तो पता चलता है कि एजुकेशन ने उनके परिवार को अपलिफ्ट किया। जो एक लेबर है, एक मजदूर है जिसके पास थोड़ी बहुत स्किल है लेकिन उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास वो डिग्री नहीं है, तो वो उस मजदूर से कम पैसे कमाएगा जिसके पास सर्टिफिकेट है, जिसके पास डिग्री है। एजुकेशन के बारे में लोग कई बार ये कहते हैं कि मैंने ये सीख लिया। फॉर एग्जांपल किसी ने कारपेंट्री सीख ली, तो वो कह सकता है कि मैंने कोई कॉलेज की एजुकेशन और ये सारी चीज़ें नहीं की, मैंने अपने पिताजी से या फिर मार्केट में से मैंने कारपेंट्री को देखा, समझा, प्रैक्टिकल जाने लगा, काम करने लगा, और फिर वहाँ से मैंने ये चीज़ सीख ली और आज मैं अच्छी खासी चीज़ें जो हैं वो कमा लेता हूँ। ये ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं। लेकिन जस्ट आप सोचिए कि वैसा ही एक व्यक्ति जिसने इसी व्यक्ति की तरह कारपेंट्री को सीखा, सारी चीज़ें उन्होंने की, साइड में इस व्यक्ति ने मार्केटिंग, ब्रांडिंग, जो मार्केटिंग का ही एक पार्ट है, राइट, देन यू कैन से प्रोक्योरमेंट यानी कि सामान को खरीदना, बेचना, ये सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत पढ़ाई की। अब बताइए कि किसका एक एज, कॉम्पिटिटिव एज किसके पास होगी? ऑफ कोर्स इस व्यक्ति के पास होगी। थोड़ी बहुत एजुकेशन, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो इस व्यक्ति को ये सिखा देगी कि अब जो खुद वो सामान बनाता है, इट इज़ बेटर कि वो 3-4 और ऐसे कारपेंटर्स को हायर करें जो लकड़ियाँ वो मंगवाते हैं। तो ही और शी विल गो और स्कैन करेंगे कि कहाँ कहाँ पर ऑनलाइन अगर किसी जगह पर रॉ मटेरियल, अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल रीजनेबल प्राइस में अवेलेबल हैं, अगर हैं तो मैं उसको ऑर्डर करूँ, क्या मुझे वहाँ से क्रेडिट मिल सकती है, क्या मैं ये सामान जो है वो ऑनलाइन बेच सकता हूँ, क्या इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ों का एक एनालिसिस करना थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन एक बार उनको ऐसी कोई चीज़ मिल गई, उसके बाद वो उस प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं, अपनी खुद की एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एज जो है वो डेफिनेटली उस व्यक्ति की होगी जिसके पास, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ऑक्सफर्ड की ही डिग्री होनी चाहिए, लेकिन किसी ना किसी प्रकार का सर्टिफिकेट, कोई फॉर्मल सर्टिफिकेट है, थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज है। तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड। आज हमारे देश में सिचुएशन ऐसी है कि जो ज़्यादातर मजदूर हैं वो अपने बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते हैं कि उनके बच्चों को एटलीस्ट वो मिड डे मील जो है वो मिल जाए। अब मिड डे मील जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो न्यूट्रिशन जो है, माल न्यूट्रिशन के खिलाफ लड़ाई, और न्यूट्रिशियस फूड बच्चों को मिलता है तो उनका न्यूट्रिशन लेवल, उनकी हेल्थ और उनकी वेलबींग जो है वो इम्प्रूव होती है। माता पिता जो हैं जो मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं तो उनको दोपहर में ख़ास करके उनकी जो मदर है उसको वापस आकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर सुबह जल्दी उठकर खाना बनाकर उसको स्टोर करके रख दिया और फिर
वो चले गए और फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा इतने समय तक, तो वो भी एक प्रश्न उठता है। फिर ये भी होता है कि अगर कोई टीनेजर है, जो एक मज़दूर परिवार है, तो उसमें एक बच्चा जो है वो टीनेजर है, एक बच्चा जो है उसकी एज कुछ 5 से 6 साल है, तो जो बड़ा भैया है या फिर जो बड़ी बहन है वो इन बच्चों की देखभाल करेगी, बिकॉज शी इज़ जस्ट अ टीनेजर। उसकी भी कोई ऐसे कोई ख़ास एजुकेशन और ये चीज़ नहीं हुई है, तो उनको पता नहीं रहेगा कि एक इतने छोटे बच्चे को कब फीडिंग, कब उनको खाना पीना देना है, कब फीड करना है, कौन सी चीज़ें उसको खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, एक्सेट्रा। तो जब वो स्कूल चला जाता है तो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें जो है वो मिड डे मील संभाल लेता है। तो बच्चे बच्चे को यहाँ पर इसलिए भेजा जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि चलो उस बच्चे की पढ़ाई तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन जो पेरेंट हैं उनका क्या, क्या उनको हम अपग्रेड कर सकते हैं? ये इस आर्टिकल में यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हॉस्पिटल्स, होटल्स, कंस्ट्रक्शन फर्म हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो सरकार को इन सारे अलग अलग फर्म्स, इन सारे अलग अलग सेक्टर्स को ये परमिशन देनी चाहिए कि वो उसी जगह पर एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, जिसको हम कहते हैं इन हाउस ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। एक फॉर्मल जो है कोर्स बनाया जा सकता है। नॉट सेइंग कि उनको ABCD सिखाई जाएगी, उनको वो सारी चीज़ें नहीं, उनके ही प्रोफेशन के साथ जुड़ी हुई चीज़ें उनको सिखाई जा सकती हैं। और आपकी ही फैक्ट्री में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अच्छी स्किल्स हैं जो दूसरे लोगों को सिखा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को ही आप अपनी टीम में से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक अफोर्डेबल सैलरी में आपको एक टीचर मिल गया, वो ऑन बोर्ड यानी कि इन हाउस जितने भी लोग हैं उनको डेडिकेटेड कुछ आवर्स में उनको तैयार करेगा, उनको सिखाएगा क्या चीज़ें आपको करनी है, कैसे आपकी स्किल्स इंप्रूव हो सकती है, हाउ टू प्रैक्टिस, वेस्टेज जो है वो कम से कम कैसे किया जा सकता है, एक्सेट्रा। और ये जो ड्यूरेशन का है ट्रेनिंग का, ये 2 सालों तक अगर चले, और फिर ये ट्रेनिंग के बाद जो लोग, जो ट्रेनिंग के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनको एक सर्टिफिकेट मिले, और ये सर्टिफिकेट जो है वो, क्योंकि सरकार ने परमिशन दी है और क्योंकि ये सारी चीज़ें प्रॉपरली चल रही, तो सरकार की गवर्नमेंट बॉडी जो है वो एग्जामिनेशन ये सारी चीज़ें कर सकती है। और उसके बाद गवर्नमेंट बॉडी अगर इस सर्टिफिकेट को अप्रूवल देती है तो इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। तो वो जो मजदूर है जिसने 2 साल की एक जगह पर ट्रेनिंग ली है, फ्यूचर में अगर वो किसी और जगह पर जाता है तो ये सर्टिफिकेट जो है वो उसको एक एज प्रोवाइड करेगा। पहले वो 10,000 कमाता था, तो हो सकता है कि ये ट्रेनिंग के बाद वो 20,000 रुपीज़ कमा ले, 25,000 रुपीज़ कमा ले, क्योंकि अब इसकी स्किल जो है वो अपग्रेड होती जा रही है। और दूसरी तरफ वो प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हर रोज़ कर भी रहा है। It can also be a passage to join the formal education system if these students so desire. अगर ये स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स इन द सेंस ये जो लोग हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली, अगर वो फ्यूचर में इसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर उनके ही क्षेत्र में आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये सर्टिफिकेट जो है वो उनकी एंट्री लेवल पर मदद करे, ऐसा एक सिस्टम हमें क्रिएट करना होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि लेट मी एक्सप्लेन दिस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग ऑफ ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइव्स दैट स्टार्ट्स आफ्टर क्लास 10। जो ANMs हैं, तो ऐसी हॉस्पिटल्स जिसमें 200 से भी ज़्यादा बेड हैं, तो यहाँ पर ऐसे कोर्सेज जो हैं उसकी स्टार्टिंग करवाई जा सकती है। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहाँ की जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, वहाँ पर ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइव्स जो हैं उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल भी रहता है। तो उनको वहाँ पर ही ट्रेनिंग दी जाती है, हॉस्पिटल्स में ही ट्रेनिंग दी जाती है। प्रैक्टिकली वो डॉक्टर को धीरे धीरे सपोर्ट करते हैं, फिर थोड़ी बहुत चीज़ें उनको इंडिपेंडेंटली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। और यहाँ पर सजेशन ये दिया गया है कि फॉर एग्जांपल ऐसे नर्सेज जो हैं वो दिन में 7 आवर्स जो हैं वो असिस्टेंट के तौर पर काम करें, और दिन में 2 आवर्स जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करें, और फिर उनकी एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती हैं। और फिर उनको अगर आगे पढ़ाई करनी है तो फिर आगे की पढ़ाई जो है वो ये सर्टिफिकेट से वो कर सके, ये सारी व्यवस्था जो है वो हमें करनी होगी। तो एक नर्स की ट्रेनिंग हॉस्पिटल में, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ट्रेनिंग एक सॉफ्टवेयर कंपनी में, एक सिविल इंजीनियर की ट्रेनिंग जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट में, या फिर जो एक मज़दूर हैं जो सिविल ये कंस्ट्रक्शन के साथ जुड़ा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्टर है, मज़दूर है, तो उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं सारी जगहों पर जो है वो हम कंडक्ट करवा सकते हैं। तो ये कुछ सजेशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। और इंग्लैंड की बात करें, दूसरा एक एग्जांपल उन्होंने दिया है कि जो FRCAs हैं, वहाँ पर जो ये सर्जन्स हैं,
तो सर्जन्स ट्रेनिंग लीडिंग टू FRCS डिग्री इन इंग्लैंड हैज़ नो क्लासरूम और प्रोफेसर्स. डॉक्टर्स वर्क अंडर सीनियर सर्जन्स फॉर 3 years एंड व्हेन रेडी अपीयर फॉर FRCS एग्ज़ाम. FRCS जो सर्जन्स होते हैं वो सीनियर सर्जन्स के असिस्टेंट के तौर पर 3 सालों तक काम करते हैं, और जब भी वो रेडी होते हैं तब उसके बाद वो FRCS की एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं. ना तो कोई क्लासरूम होता है, ना तो कोई प्रोफेसर्स होते हैं, डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल जो है वो करने लगते हैं. ऑफ कोर्स आप एक सर्जन की वंस यू आर डन विथ योर बेसिक कुछ मेडिकल एग्जामिनेशंस आपने क्लियर की, उसके बाद की ये बात है. बट इसके लिए सर्जन बनने के लिए आपको बस यही करना है कि आपको असिस्टेंट के तौर पर काम करना है, एंड देन आफ्टर 3 years यू विल अप्लाई फॉर इट. तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम जो मज़दूरों के बच्चे हैं उनको और जो मज़दूर हैं उनको अगर ये ट्रेनिंग मिले तो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, और हमारा जो सपना है $5 trillion इकोनॉमी का उसको हम हासिल कर पाएंगे. आज के लेक्चर की PDF को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल. यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल. रीबूट टू रिसेट द हिंदू का ये आर्टिकल है. हमारे देश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? USA. USA एक ऐसा देश है जो हमसे काफ़ी धनवान है, और हमसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो USA खरीदता है. USA से हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो कंपैरेटिवली कम है, इसलिए भारत और USA के जो 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 व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार, जो बायलैटरल ट्रेड है, ये भारत की तरफ झुका हुआ है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर लेट्स से USA है एंड दिस इज इंडिया, तो USA ने भारत को लेट्स से 10 रुपए की चीज़ें बेची और भारत ने USA को 12 रुपए की चीज़ें बेची. तो हुआ क्या कि यहाँ पर भारत को 2 रुपए का ट्रेड सरप्लस हुआ, इज़न्ट इट? और USA को 2 रुपए का क्या हुआ? ट्रेड डेफिसिट हुआ. तो हमारा ट्रेड सरप्लस है USA के साथ, यानी कि हम USA को ज़्यादा चीज़ें बेचते हैं कंपेयर टू जो चीज़ें हम USA से खरीदते हैं. अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात USA के साथ जुड़ी हुई, जो USA से हमें एक क्लियर सिग्नल मिला है, वो ये है कि जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि इंडिया के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हैं वो नहीं करेंगे. USA is no longer interested in securing a bilateral free trade agreement as per indications from the Joe Biden administration. What is free trade agreement? जिसको FTA भी कहते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. क्या इसका मतलब यह है कि चीज़ें आपको फ्री में मिलेगी? नो. इसका सिंपल मतलब यह है कि लगभग 80% जितनी चीज़ें जो हैं, जो हम इंपोर्ट करेंगे, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे, एंड हियर वी आर टॉकिंग बायलैटरल, द्विपक्षीय, ये इंडिया और USA के बीच में जो व्यापार होगा, तो उसमें लगभग 80% या फिर उससे ज़्यादा चीज़ें जो हैं उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. नो इंपोर्ट ड्यूटी. तो इट विल बी लाइक, आप जैसे मैंने कई बार कहा है कि आप गुजरात से महाराष्ट्र कोई सामान बेचते हैं तो ना तो कोई इंपोर्ट ड्यूटी है, राइट? आप फ्रीली, क्योंकि हमारे देश का ही एक राज्य है, तो आप जो भी चीज़ जो है, अब तो GST के आने के बाद यू कैन सेंड एनीथिंग यू लाइक फ्रॉम गुजरात टू महाराष्ट्र एज फार एज इट इज़ लेजिट. तो गुजरात से महाराष्ट्र भेज दिया, महाराष्ट्र से गुजरात, वो चीज़ आ गई, राइट? तो वैसे ही USA से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंडिया, और इंडिया से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स जो हैं वो USA इसी प्रकार से आ जा सकते हैं. इसको कहते हैं हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. तो अब USA इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को करने के लिए तैयार नहीं है. पीयूष गोयल साहब ने ये बता दिया है कि एक लंबे समय से इस चीज़ को लेकर नेगोशिएशंस चल रहे थे. हमने एक मिनी ट्रेड डील करने की कोशिश की, और मिनी ट्रेड डील के बाद धीरे धीरे थोड़ी बड़ी ट्रेड डील, और फाइनली ये लक्ष्य था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाए. जस्ट अ सेकेंड. तो ऐसे कुछ स्टेजेस जो हैं वो भारत और USA के बीच में होने वाले थे. दिस वाज गोइंग टू बी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. ये मिनी ट्रेड डील. व्हाट इज़ मिनी ट्रेड डील? मिनी ट्रेड डील में आप कुछ ऐसी आइटम्स हैं उनको लेकर चलेंगे, कुछ आइटम्स, राइट? USA का एक अपना लिस्ट होगा और इंडिया का एक लिस्ट होगा. तो इन चीज़ों के ऊपर
टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे, इन चीज़ों को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसा बनाया जाएगा। फिर इस लिस्ट को थोड़ा और एक्सपांड किया जाएगा और उसके बाद द मैक्सिमम पॉसिबल जो है एक्सपांशन लिस्ट का किया जाएगा। तो ऐसी कोशिश चल रही थी। अब ऐसी कोशिश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा क्लियरली पीयूष गोयल साहब ने बता दिया है। The government will now seek to work on market access issues on both sides, he said, adding that lowering of non-tariff barriers, mutual recognition pacts, and adopting common quality standards can also help Indian exports in the interim. अब तो मिनी ट्रेड डील करने की कोई बात नहीं है, ना तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो व्हाट बोथ नेशंस कैन डू इज, जो नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं इनको हटाया जा सकता है। नॉन टेरिफ बैरियर्स यानी कि आपने कुछ स्टैंडर्ड्स तैयार किए हैं, जो इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं दैट इज़ टेरिफ बैरियर्स, क्वांटिटी। अब आप क्वालिटी के ऊपर कुछ चीज़ें कर रहे हैं, तो ऐसे जो बैरियर्स हैं उनको हटाना और उसको कम से कम करना, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर दोनों देश जो हैं वो अब काम कर सकते हैं। एक लंबे समय से यूएसए अपने खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भारत में बेचने की कोशिश कर रहा है, भारत भी कुछ खेतीबाड़ी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूएसए में बेचने की कोशिश कर रहा है, यूएसए अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को भारत में बेचने की कोशिश कर रहा है, इसके साथ उनके मोटरसाइकिल्स, उनकी गाड़ियाँ, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ें। इंडिया से भी एक बहुत लंबा लिस्ट है जो हम यूएसए में बेचना चाहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में अब दोनों देशों के बीच में होपफुली डिस्कशन हो सकती है। जब चाइना और यूएसए के बीच में जो ये ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई, तो उस टाइम पर ये समझा जा रहा था कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चाइना से चीज़ें नहीं खरीदेंगे और यूएसए चाइना से चीज़ें नहीं खरीदेगा, तो भारत को ही इसका फ़ायदा होगा। एक ही ऑप्शन बच जाता है एंड दैट इज़ इंडिया। यूएसए सारी चीज़ें इंडिया से मंगवाएगा, इंडिया में यूएसए की एप्पल और दूसरी जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है, जनरल मोटर्स एक्सेट्रा, तो ये सारी कंपनीज की फैक्ट्रीज हमारे देश में लग जाएगी, चाइना का बिजनेस ठप हो जाएगा, ये सारी चीज़ें। बट ऐसा हुआ नहीं है। कुछ कंपनीज डेफिनेटली भारत आई है, राइट, लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी वो सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इतना ईजी भी नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि सिर्फ भारत नहीं है, भारत के अलावा भी बहुत सारे देश हैं, जैसे कि वियतनाम, आसियान के देश। तो ये सारे देश भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र जो हैं वो यूएसए और इन सारे देशों को दे रहे हैं, तो उनकी कंपनीज जो हैं वो वहाँ पर शिफ्ट कर रही है। इसके अलावा जो एक जीएसपी का स्टेटस था, जीएसपी यानी कि जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो ये जो जीएसपी स्टेटस है उसमें यह था कि जो डेवलपिंग देश हैं, ये यूएसए का खुद का एक बनाया है, राइट, ये डब्ल्यूटीओ के और उन कोई चीज़ों के तहत नहीं है, यूएसए का खुद का एक सिस्टम है। तो इसमें जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में ये होता है कि जो डेवलपिंग देश हैं, जो गरीब देश हैं, तो उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं वो अगर यूएसए में बेचना चाहे तो इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, ताकि इन प्रोडक्ट्स इन देशों का भी व्यापार हो, इन देशों की कंपनीज जो है वो भी यूएसए को सामान बेच सकें। तो एक प्रकार से अच्छी बात है, डेवलपिंग देशों को एक प्रकार से मदद करने की एक स्कीम है जीएसपी। तो भारत को भी जीएसपी का फ़ायदा मिल रहा था, लेकिन फिर भारत को जीएसपी में से हटा दिया और अब ये इंडिकेशन मिल रहा है कि अब भारत को जीएसपी में फिर से ऐड नहीं किया जाएगा। तो USA's no-go stands on the FTA implies ambitions may have to be pared down, but also provides an opportunity for India to holistically review its stance on global trade. अब यूएसए तो ये एफटीए नहीं कर रहा है, तो अब भारत जो है वो दूसरे देशों के साथ ये एफटीए को लेकर और ज़्यादा सीरियस या फिर और ज़्यादा वी हैव टू मीन्स हम अब यूएसए से फोकस हटाकर हम दूसरे जैसे कि यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, ऐसे देशों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि वी हैव टू फेस कॉम्पिटिशन एज वेल, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट ईजी। हमारे देश में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंप्रूव होता है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आई एम नॉट सेइंग कि जो वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है दैट इज़ नॉट गिविंग यू द राइट पिक्चर। वो सिर्फ दिल्ली और मुंबई की सिचुएशन को लेकर डेटा कलेक्ट किया जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग सिचुएशन है। तो जेन्युइन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर अगर हम करें और अच्छी पॉलिसीज़ बनाएं, तो फिर ये सारी कंपनीज़ को हम यहाँ पर अट्रैक्ट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बना सकते हैं, और टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर के साथ हमें इंडिविजुअली ये सारे देशों के साथ डील करनी होगी। राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, फेथ एंड मैरिज। द हिंदू का ये आर्टिकल है।
अब बहुत ही ब्रीफली मैं आपको बता दूं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें धर्म की आज़ादी देता है। मैं जो भी धर्म अपनाना चाहूं वो अपना सकता हूं। इतना ही नहीं, इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं अगर कोई भी धर्म अपनाना ना चाहूं तो भी वो स्वतंत्रता जो है वो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है। आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है कि आप धर्म तो चूज कर सकते हैं, अगर आप सारे धर्म्स को ड्रॉप भी करना चाहें तो भी ये ऑप्शन जो है वो आपके पास है। दिस इज ए पीक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। भगवान बुद्ध को हम कहते हैं भगवान बुद्ध को हम कहते हैं कि उन्होंने बुद्धिज्म धर्म की स्थापना की। लेकिन अगर आप भगवान बुद्ध को थोड़ा और समझे देन यू विल फाइंड कि वो एथिस्ट थे। एथिस्ट यानी कि वो किसी भी धर्म और इन सारी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने जो बातें बताई, उन्होंने जो साइंस सिखाया, वो आज भी हमारे देश में और दुनिया के कितने सारे देशों में प्रैक्टिस किया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे भगवान बुद्ध का एग्जाम्पल जो है वो दिमाग में आया कि वो एथिस्ट थे, लेकिन उनसे ज़्यादा रिलीजियस व्यक्ति इस पृथ्वी पर शायद कोई नहीं था। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत है कि ये इसकी एक यूनिकनेस है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो करें, डजेंट मैटर, यू आर मोस्ट वेलकम हियर। ये हमारी संस्कृति रही है। अब कुछ राज्यों की सरकारों ने क्या किया है, उन्होंने इंटरफेथ मैरिजेस को क्रिमिनलाइजेशन करने की कोशिश की है। यानी कि अगर आप एक धर्म के हैं, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, राइट, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। यहाँ पर लेट्स से ए और बी, तो लड़का ए है या फिर बी कम्युनिटी का है, लड़की ए कम्युनिटी की है या फिर बी कम्युनिटी की है, तो ये दोनों शादी करेंगे तो फिर इसमें आपके ऊपर केस हो सकता है, या फिर इसको इलीगल सरकार ये मान रही है, कुछ जगहों की सरकार, कि ये कन्वर्जन के लिए ही करवाया जा रहा है कि जो बी है उसको ए कम्युनिटी में कन्वर्ट या फिर ए को बी कम्युनिटी में कन्वर्ट करवाने के लिए ये सारे मैरिजेस जो हैं वो हो रहे हैं। अब इसको लेकर गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात सरकार ने ऐसा एक लॉ निकाला, तो गुजरात हाई कोर्ट ने ये बताया है कि ये जहाँ पर कोई फ्रॉड, फोर्स, एल्यूरमेंट, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व ना हो, तो वहाँ पर किसी भी ऐसे इंटरफेथ मैरिज के ऊपर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चलाई जा सकती। और सेक्शन 3 के बारे में कोर्ट ने ये कहा, A plain reading of Section 3 would indicate that any conversion on account of marriage is also prohibited। कि सरकार ने जो कानून बनाया है तो उसमें यह है कि अगर किसी ने हंसी खुशी एक दूसरे के साथ ए और बी ने शादी की और फिर ए ये सोचता है या सोचती है कि मुझे बी का जो रिलीजन है उसमें कन्वर्ट हो जाना है, तो ये हंसी खुशी ए का डिसीजन है, और अगर ए ये डिसीजन लेता है तो फिर इसमें आप किसी को इसके ऊपर क्राइम ऐसा नहीं कह सकते कि बी ने उसको ज़बरदस्ती कन्वर्ट किया या फिर कन्वर्जन के लिए ही ये शादी करवाई गई है। सुप्रीम कोर्ट के भी यही रूलिंग है कि जो सरकार है और कॉन्स्टिट्यूशन भी लोगों की प्राइवेट लाइफ में जाकर देखने की अनुमति जो है वो नहीं देता है। तो लोगों को पर्सनली जो पसंद आता है, मीन्स अब शादी जो है वो एक एडल्ट की ही होती है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देखिए लीडर्स को चूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप हासिल कर सकते हैं आफ्टर 18, राइट। आपका आप कई जगहों पर अगर दुनिया के अलग देशों में देखें तो 18 अबव जो हैं वो सिगरेट पी सकते हैं, वो टोबैको कंज्यूम कर सकते हैं, वो अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप जो हैं वो कर सकते हैं। आप एडल्ट, आपने कोई गुनाह किया, आपने कोई क्राइम किया, तो फिर आपको एडल्ट के तौर पर ही ट्रीट किया जाएगा। भले ही आज आपका 18th बर्थडे है और आज आपने 18 साल और 1 दिन के हो गए, आपने कोई ऐसा क्राइम किया तो आपको एडल्ट के तौर पर ही काउंट किया जाएगा। और अगर आप 18 ईयर्स से 1 साल कम हैं, 1 दिन कम है और आपने उस दिन पर लेट्स से कोई क्राइम किया तो आपको माइनर ही माना जाएगा। तो ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम एक 18 ईयर्स से ज़्यादा की उम्र वाले व्यक्ति को एडल्ट मानते हैं। उसको हम ये मानते हैं कि उस व्यक्ति के अंदर वो सूझबूझ है कि वो खुद अपने भविष्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में सही क्या है, गलत क्या है, वो तय कर सकता है या तय कर सकती है। तो उसके बाद हमें उनकी जीवन में इतना ज़्यादा इंटरफियर, खास करके सरकार को, उनके पेरेंट्स कहें उनको,
दैट्स अ डिफरेंट थिंग। वो उनके परिवार का मामला है, उनके दोस्त उनको कहें, वो उनके पर्सनल जीवन का मामला है। लेकिन फिर सरकार आपको कहे कि नहीं नहीं आप इनसे शादी नहीं कर सकते, आप इनसे शादी कर सकते हैं, ये वो, तो दिस इज प्योरली अगेंस्ट आर्टिकल 21 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम श्योर जब भी ये लॉज पास हो रहे थे तो मुझे लग ही रहा था कि जब ये लॉज जो हैं वो कोर्ट के, आई एम श्योर कि कोई ना कोई इसको कोर्ट में चैलेंज करेगा, और जब कोर्ट के पास ये जाएंगे तो कोर्ट इसके ऊपर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव स्टैंड ही लेगी, और ऐसा ही गुजरात हाई कोर्ट ने स्टैंड लिया है। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है कि ऐसे इंटरफेथ को रोकने के लिए आप ऐसे क्या लॉज बना सकते हैं, या फिर इसमें कुछ हर्डल्स या बाधाएं जो हैं वो पैदा कर सकते हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। न्यूज़ आइटम्स है, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स ने ये कहा है कि 2024 के इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए सभी को आज से ही एक साथ मिल जाना चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने जो सोमनाथ टेम्पल है उसकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बताया कि ये जो टेरर है, टेरर कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। गुजरात का ये जो सोमनाथ का मंदिर है उसके ऊपर कई बार ऐसे हमले हुए, उसको लूटा गया, लेकिन वो जो लोग थे, वो जो चीज़ें थी वो आज नहीं है, लेकिन सोमनाथ का जो मंदिर है वो बार बार उससे भी ज़्यादा बड़ा बनाया गया, और आज ये मंदिर जो है वो पूरी तरह सुरक्षित है और हम सब वहाँ पर आ जा सकते हैं। तो टेरर जो है वो, तालिबान की भी बात करें तो टाइम बिंग के लिए उसके पास भले ही पावर आ गया, लेकिन इट्स नॉट गोइंग टू बी परमानेंट। वो विचारधारा हमेशा टिक नहीं सकती। जाइकोव डी जो ये जाइडस कैडिला की जो ये आई थिंक कैडिला भी है उनमें, बट जाइडस तो डेफिनेटली है। तो जाइडस की ये जो वैक्सीन है जो 12 या फिर उससे ज़्यादा की उम्र के बच्चों को दी जा सकती है, तो उसको एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। हमारे देश में डेल्टा वेरिएंट की वजह से इन्फेक्शंस जो हैं वो हो रहे हैं, और तमिलनाडु में एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि 2.38 लाख टन जो है कोयला ये गायब हो गया। तो श्योर कोई ना कोई इसमें करप्शन में जुड़ा हुआ होगा। अनफॉर्चुनेटली आसाम में 2 हाथियों की मृत्यु हो गई बिकॉज जो खेतीबाड़ी में जो इलेक्ट्रिक फेंसेस लगाई जाती हैं, तो इसकी वजह से 2 हाथी जो हैं वो मर गए। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हर बार अरेस्ट करना, सरकार के पास यानी कि पुलिस के पास ये पावर्स है अरेस्ट करने के लिए, बट हर बार अरेस्ट करना ठीक नहीं रहता है। एवरी टाइम आप हर किसी को अरेस्ट करते जा रहे हैं तो दिस इज़ नॉट फेयर। कोटा बेनिफिट कैंट बी अवेल्ड साइमल्टेनियसली इन 2 स्टेट्स। आप जो कोटा बेनिफिट्स हैं वो 2 राज्यों में नहीं ले सकते। और नवीन पटनायक साहब जो हैं चीफ मिनिस्टर है उड़ीसा के, तो उन्होंने एक स्मार्ट हेल्थ कार्ड गरीब लोगों के लिए लॉन्च किया है। एंड व्हाट एल्स वी हैव दिस आंसर टू दिस क्वेश्चन जो मैंने कल पूछा था। मैंने देखा कि लगभग 10 से भी कम लोगों ने आंसर्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसा क्यों? बाकी के जो लोग हैं वो आप आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड के एक क्वेश्चन पढ़ के एक आंसर, और ये जो अगर आपके अंदर कुछ लोगों में, मेरा जस्ट ये एजम्पशन है, अगर आपको ये लगता है कि आपको गलत आंसर देने में शर्म आती है, तो यहाँ पर मैं तो आपको जज नहीं कर रहा हूँ, और जो दूसरे भी स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑल्सो नॉट जजिंग यू। कोई आपको जज नहीं कर रहा है, कोई आपको ये नहीं कह रहा है कि आपके ज़्यादातर आंसर्स गलत आ रहे हैं या फिर आपके ज़्यादातर आंसर सही आ रहे हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों पूछता हूँ पता है? ये क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ ताकि आप ऐसे टॉपिक्स के बारे में, जब आपको आंसर पता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन जब आंसर नहीं पता है तो क्या करेंगे? आप किसी और की वेट करेंगे? आपको जब भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या आप वेट करेंगे कि कोई आकर आपके टेबल के ऊपर खाना, यू विल गो टू योर किचन। अगर पेरेंट्स को कहेंगे या फिर कोई घर पर नहीं है तो आप कुछ डिब्बे खोल के कुछ ना कुछ तलाश करेंगे और खा लेंगे, इज़न्ट इट? सेम थिंग गोज विथ दिस रिसर्च एज वेल। कि अगर आपको ये प्रश्न पूछा है कि आलोक शर्मा इज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट ऑफ विच यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो आप क्या करेंगे? आप आलोक शर्मा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन सर्च करेंगे, आपको कोई आंसर मिलेगा। जो भी ये 4 ऑप्शन में से जो भी आंसर है, तो फिर आप आलोक शर्मा के बारे में थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट इनके बारे में पढ़ लीजिए। जो भी बॉडी के वो हेड हैं उसके बारे में 5 मिनट पढ़ लीजिए, तो आपको एटलीस्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या फिर यूनाइटेड नेशंस रेफ्यूजी कन्वेंशन या फिर यूनिसेफ या फिर यूनेस्को के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें तो पता चलेगी।
अभी तक जो पता थी उससे 0% तो ज़्यादा पता चल जाएगा ना आपको। ये तरीका है पढ़ाई करने का। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया और आंसर आपको पता है, तेजस लिख दिया, दैट्स इट्स नॉट लाइक दैट। अच्छा है कि आपने आंसर लिखा, लेकिन तेजस के बारे में कुछ जान लीजिए। अगर वक्त है तो मिग 29, मिराज और रफाल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो क्विकली देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इसके ऊपर पूरा दिन लगा दीजिए, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, और अगर कोई इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है उसको नोट डाउन कर दीजिए। हर साल इस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे ही जाते हैं एग्जामिनेशन में। ये तैयारी आपको कॉम्पिटिटिव एज देगी। सोचेगा इसके बारे में, चॉइस आपकी है। मैं तो आपको बता सकता हूँ क्या सही है और क्या बेस्ट तरीका है। करना ना करना वो आपकी आलस या फिर आपके एटीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट है। एनीवे, कल रक्षाबंधन है और संडे भी है, तो डियर फ्रेंड्स कल लेक्चर नहीं होता है संडे, तो एन्जॉय रक्षाबंधन with your brothers and sisters and God bless your brothers and sisters. Enjoy the festival। और एक बहुत ही पवित्र, बहुत ही प्यारा ये रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, राइट। हर साल मैं तो इसका इंतज़ार करता हूँ, मुझे तो बहुत मज़ा आता है, आई एम श्योर हम सबको बहुत मज़ा आता है। तो अब हमारी मुलाकात जो है वो होगी मंडे को। तब तक के लिए एन्जॉय योर स्टडीज़ अगेन, enjoy the Raksha Bandhan. I'll see you on Monday. God bless you all. God bless your brothers and sisters. Jai Hind.